ग्लौ झील भारत का 101वां रामसर स्थल बन गया है और ये ग्लौ झील भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बन गया है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्लौ झील अरुणाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है और कौन कौन से है, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो राधे राधे भाई लोग, कैसन बानी जा रहुआ सब। हम आशा करते हैं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। तो हम मधु रहुआ सबके स्वागत करतनी, रहुआ सबके अपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तका रहुआ सब तैयार बनी जा। आज के क्लास एकदम मजेदार धमाकेदार होके वाला बा और सीधे खोपड़ी में सेट हो जाई आज के क्लास। तो हमनी के पढ़े वाला बनी जा क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां और एकर ई लेक्चर 7 है। लेक्चर 6 तक हमनी के पढ़ ले बनी जा, जेकरा में हमनी के लेक्चर 6 में पढ़े रहनी जा कि भारत में रजवाड़ों के विलय, रजवाड़ों की कहानी पढ़े रहनी जा। ई लेक्चर में हमनी के कम से कम 5 से 6 गो टॉपिक कवर कर जाई और लास्ट क्लास रही ई चैप्टर 1 के। एकरा में पढ़ल जी हैदराबाद के भारत में विलय, मणिपुर के भारत में विलय। उसके बाद जानल जाई कि राज्य के पुनर्गठन कैसे भइल, राज्य पुनर्गठन आयोग जेकरा के फजल अली आयोग कहल जाला, एकरा बारे में जानल जी। ओकरा बाद महात्मा गांधी की शहादत जानल जाई, सरदार पटेल जी के योगदान जानल जाई और कुछ मुख्य फैक्ट जोन बा इंपोर्टेंट एग्जाम खातिर ओकरा के जानल जाई। तो चलिए क्लास के स्टार्ट कर जाओ और लास्ट तक बना रहम, जरूर क्लास के समझ में आई, मजा आई क्लास में, इतना हम गारंटी देते नहीं। तो लास्ट तक जरूर बना रहम जा। तो चलिए क्लास के स्टार्ट कर जाओ। तो हमने के पढ़त रहनी जा, एक बार कहानी के थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लीजा ताकि अच्छा से समझ में आई। अगर बीच में से कोनो फिल्म देखो तो मजा ना आवेला, यही से एक बार शुरू से समझ लो, ट्रेलर देख लो, फिर थोड़ा सा विस्तार कर जाए। तो हमने के पढ़त रहनी जा। तो पहल का चैप्टर है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के पहल का चैप्टर है राष्ट्र निर्माण में चुनौती। तो राष्ट्र निर्माण में मुख्य रूप से 3 गो चुनौती पे हमने के बात कर ले रहनी जा। पहला रहे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना, एकता और अखंडता को बचाना, अखंडता को बचाना पहला चुनौती था। दूसरा चुनौती था लोकतंत्र को कायम रखना, लोकतंत्र को कायम रखना। और तीसरा चुनौती था सबका विकास, यानी कि समाज के हर वर्ग का विकास, हर वर्ग का विकास। ये तीसरा चुनौती था, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो पहला चैप्टर है उसमें इस पहले चुनौती पे बात करना है, दूसरा चैप्टर में दूसरे चुनौती पे, तीसरा चैप्टर में तीसरे चुनौती पे। तो पहला चैप्टर में पहला चुनौती पे बात करना है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना एक चुनौती बन गया था। ये किस कारण से चुनौती बन गया था? तो भारत की एकता और अखंडता 3 कारणों से खतरे में थी। पहला कारण क्या था इसका? पहला कारण था भारत का विभाजन, भारत का विभाजन। ठीक, दूसरा कारण था रजवाड़ा, रजवाड़ा। तीसरा कारण था राज्यों का पुनर्गठन। इन 3 कारण ऐसे थे जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में आई थी, उसको बचाना एक चुनौती बन गया था। ये 3 कारण थे जिसमें से हम लोगों ने पहला कारण को बहुत विस्तार से पढ़ लिया है, दूसरे कारण को भी पढ़ लिया है और दूसरे कारण में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रजवाड़ा जो थे उस समय पर भारत में लगभग 565 रजवाड़े थे। रजवाड़ा हम उसको कहते हैं जहां पे राजा का शासन होता था लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अधीन वो शासन करते थे, उसे रजवाड़ा बोला जाता था। और वो रजवाड़ा जो था, भारत में कुल 565 रजवाड़े थे। और आजादी के बाद अंग्रेजों ने जब भारत को आजाद किया तो उस समय भारत के विभाजन के साथ साथ उन्होंने रजवाड़ों के बारे में कहा था कि आजादी के बाद भारत के रजवाड़े भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में जाएंगे, कि दोनों से अलग होकर के, भारत से अलग होकर के एक नया राष्ट्र बनाएंगे। ये निर्णय लेने का अधिकार रजवाड़ा के राजा को रहेगा, वहां की प्रजा को नहीं।
ये एक अधिकार देकर के अंग्रेजों ने चला गया था। और उसी अधिकार का फायदा दो चार रजवाड़ों ने उठाया और उन्होंने भारत से, कुछ रजवाड़े पाकिस्तान जाने का बात करने लगे तो कुछ रजवाड़े भारत से अलग होकर के एक देश बनाने की बात करने लगे, और बहुत सारे रजवाड़े आजादी से पहले ही बात विचार करके वो भारत में ही मिल गए थे। बस समझता है, यानी कि इस भारत के रजवाड़ों को भारत में मिलाने में सबसे ज्यादा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसको हमने इनके बारे में जो है ये कैसे योगदान किए थे ये हम लोग लेक्चर 6 में पढ़ लिए थे। और इनके साथ में एक इनके दोस्त से सहयोगी थे वीपी मेनन। ये दोनों लोग मिल करके भारत के रजवाड़ों को, लगभग 400 प्लस रजवाड़ों को वो आजादी से पहले ही भारत में मिला लिए थे। और कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो ढिठाउर किस्म के थे, जो भारत से अलग होना चाहते थे, एक नया स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। तो कुछ कुछ रजवाड़ा पाकिस्तान जाना चाहते थे। उनको कैसे समझाया जाए कि भारत से सुंदर जगह उनको कहीं नहीं मिलेगा, और समझाया गया। जो बात से नहीं मानते हैं उनको लात से समझाइए, लतिया के समझाइए, लेकिन समझाया जरूर गया। तो उसमें से 4 रजवाड़े, हमारे किताब में 4 रजवाड़ों का जिक्र किया गया है, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। तो इस चैप्टर में हम लोग हैदराबाद और मणिपुर के बारे में जानेंगे, और इस चैप्टर 7 और 8 में हम जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ के बारे में जानेंगे कि वो कैसे भारत में विलय हुआ था। तो इस चैप्टर में हम लोग हैदराबाद और मणिपुर के विलय के बारे में जानेंगे। तो लेक्चर 6 में हम लोगों ने केवल हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था उसकी कहानी जाने थे, बाकी कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो पूरा विस्तार से इस चैप्टर में जानेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा हैदराबाद का भारत में विलय। बस मतलब तो पृष्ठभूमि समझ लिए कि कैसे कैसे कहानी शुरू किए थे। तो अब हम लोग जानेंगे, हेडिंग डालिएगा हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ था। देखिए, ये वो वही रियासत था जो बहुत जिद्दी था। वो भारत से पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था हैदराबाद, वो भारत से अलग होकर के एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहता था। बस समझता है। तो हम हेडिंग डालेंगे हैदराबाद का भारत में विलय। हेडिंग डालिए हैदराबाद का भारत में विलय कैसे किया गया था। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हैदराबाद क्या है, कैसा है। तो देखिए, हैदराबाद जो था उस समय पर भारत का एक बहुत बड़ा रियासत था। ये भारत का बहुत बड़ा रियासत था। उस समय के हैदराबाद में आज के महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और हैदराबाद के कुछ हिस्सा पूरा मिला करके वो पूरा हैदराबाद का रियासत कहलाता था। एक बहुत बड़ी रियासत थी। यानी कि अगर हम मैप से समझे इस रियासत के बारे में, तो हम छोटा सा भारत का मैप बनाते हैं। आप थोड़ा सा गलती सलती होगा तो समझ लीजिएगा, चल ठीक ना। हम आपको बस समझाने के लिए एक छोटा सा मैप बना के बता रहे हैं। देखिए, उस समय का जो हैदराबाद का रियासत था वो इस तरीके से पूरा इस एरिया में फैला हुआ था, हैदराबाद का रियासत। तो भारत का एक बहुत बड़ा ये रियासत था हैदराबाद। ये क्षेत्र था हैदराबाद के रियासत का। बस समझता है, ये बहुत बड़ी रियासत थी। दूसरा बात क्या था कि ये चारों तरफ से भारत की भूमि से घिरा हुआ था। ये चारों तरफ से भारत की भूमि से घिरा हुआ था। भारत के भूमि से घिरा था। यहाँ के जो राजा होते थे, यहाँ का जो शासक होता था उसे निजाम कहा जाता था। यहाँ के शासक को क्या कहा जाता था? यहाँ के शासक को, ये पॉइंट लिखते जाइएगा आप लोग, एक एक पॉइंट जरूरी है। यहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। ये बहुत अमीर होते थे। ये अमीर लोगों की श्रेणी में इन्हें गिना जाता था। बहुत अमीर होते थे ये निजाम। बस समझता है, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। एक बात बताइए, ये कह रहे थे, इनका कहना था, इनका क्या कहना था, ये क्या चाहते थे? ये क्या चाहते थे जी? निजाम क्या चाहते थे? तो निजाम क्या चाहते थे?
निजाम क्या चाहते थे? तो निजाम चाहते थे कि हमें भारत से स्वतंत्र, एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा दे दिया जाए, मतलब हम भारत से अलग होकर के एक देश बनाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान बना था। ये चाहते थे, ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे, ये चाहते थे कि भारत से स्वतंत्र, भारत से स्वतंत्र होकर हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश या रियासत का दर्जा दे दिया जाए, दे दिया जाए। ये यही चाहते थे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका एक घर है, बंटवारा हुआ है, आपके इस साइड से पूरा आपका 2-3 कमरा आपके हिस्से में आया है, बाकी कमरा चाचा जी के हिस्से में चला गया। अब चाचा जी आकर के कहेंगे इधर भी आपका कमरा है, इधर भी आपका कमरा है, बीच वाला भी आपका कमरा है, साइड वाला भी आपका कमरा है, और चाचा जी आके कहेंगे कि हमको बीच वाला ये कमरा चाहिए, तो कब वो देगा कोई? देगा कोई? बीच वाला कमरा कैसे दे देगा भाई आपको? अब साइड से कोई लेना चाहिए तो ले लीजिए, हम काहे दे? जब बंटवारा हो गया तो हम देवे नहीं करेंगे, साइडों से नहीं देंगे, बीचों से नहीं देंगे। ये हैदराबाद अलग ही जिद पकड़ा था, हमको स्वतंत्र कर दीजिए। कैसे कोई आपको स्वतंत्र करेगा जी? ये चारों तरफ से भारत की भूमि से घिरे हुए हैं, ये चारों तरफ भारत और बीच में वो हैदराबाद अलग देश बन जाएगा, इतना चालाक है। भारत सरकार बोला ना, कभी ना होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तब इसने क्या कहा? तब इसने कहा कि कोई बात नहीं है। इसने क्या किया कि नवंबर तब इसने क्या किया कि नवंबर 1947 में भारत के साथ एक साल के लिए, एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया। जब भारत सरकार स्वतंत्र, इसे स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने से, स्वतंत्र देश का दर्जा देने से, स्वतंत्र रियासत के दर्जा देने से इनकार कर दिया, तब इसने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में, देखिए अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, नवंबर 1947 में इसका डरामा शुरू हो गया। नवंबर 1947 में इसने भारत सरकार से बातचीत की, तो भारत सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप भारत में रहिए, आपको जैसे रहना है वैसे रहिए, लेकिन भारत में रहिए, हम आपको भारत से बाहर जाने वाने नहीं देंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, जैसी स्थिति अभी है, मतलब हम यहाँ का राजा है और हमें ही यहाँ का राजा होने दीजिए, रहने दीजिए, यथा स्थिति, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति 1 साल तक रहने दीजिए, ऐसी स्थिति को बनाए रखने दीजिए। भारत सरकार बोला कोनो दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल तुमको मिलाइबे करेंगे भैया अपने में, अभी तुम जैसे खुश हो वैसे खुश रहो। कहा कोई बात नहीं, रहो ऐसे ही। इस बीच में 1 साल तक ये समझौता कर लिए, 1 साल के लिए बीच में भारत सरकार के साथ इसकी बातचीत होती रहती थी। ठीक ऐसी स्थिति चल रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ कि एक घटना घट गई हैदराबाद में, एक घटना घट गई हैदराबाद में। क्या घटना घट गई जी? तो हैदराबाद का जो तेलंगाना वाला क्षेत्र था, इधर का जो क्षेत्र था, हैदराबाद का तेलंगाना क्षेत्रों में वहां के किसान तथा महिला निजाम के दमनकारी नीतियों से परेशान होकर निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया और धीरे धीरे
ये आंदोलन बढ़ता गया, बढ़ता गया। मतलब कि निजाम इस स्थिति में पहुंच गया था, हैदराबाद निजाम ये समझौता कर लिया था। इसी बीच हैदराबाद में घटना घट गई। हुआ क्या था कि तेलंगाना वाले क्षेत्र के जो किसान थे और जो महिला थी, वो इस निजाम की दमनकारी नीतियों से परेशान हो गए थे और थक हार करके उन्होंने निजाम के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। और ये निजाम अत्याचारी था, इसकी नीतियां क्रूर थी, जिसकी वजह से लगभग हैदराबाद के सभी लोग नाराज थे, लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा था, डरते थे। लेकिन जब तेलंगाना के क्षेत्र में किसान और महिलाओं ने आंदोलन किया, तो धीरे धीरे ये आंदोलन हैदराबाद में फैलते गया और ये हैदराबाद पूरा एक आंदोलन का गढ़ बन गया। और इसमें जो हैदराबाद में रह रहे कांग्रेस पार्टी थी, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गई, क्योंकि वो तो वही चाहती थी कि भारत सरकार तो यही चाहता था, जैसा रोगी अच्छा है वैसन बैदा बतावे वाला हाल था। भारत सरकार यही चाहते थे कि कुछ हैदराबाद में हो और हम लोग उसको फिर से उस पर कार्रवाई करके हैदराबाद को अपने में मिला ले। और वो घटना हो भी गया कि वहां के किसान और जो महिलाएं थी, उन्होंने निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया। निजाम ने इस पर क्या फैसला लिया? निजाम ने क्या किया? निजाम की कार्रवाई। निजाम ने क्या किया? बेवकूफ निजाम ने अपने अकड़ में आकर के और गलती एगो कर दिया। इसने क्या कर दिया? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम मिटा करके लिखे। कहानी समझ पा रहे हैं कि हैदराबाद की स्थितियां ये थी। आजादी के बाद स्थितियां ऐसी बन गई। फिर कुछ समय के बाद वहां पे एक आंदोलन हो गया। आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने क्या कार्रवाई किया, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? आप लोगों को कॉपी पे भी ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट एकदम नोट्स बनाते जाना है। बस समझ पाए? अगर कभी लिखने को आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो वो बनेगा ही, लेकिन कभी लिखने को आ जाएगा कि हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ, तो आप इस कहानी के साथ बता सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटी थी। बस समझ पाए? चलिए इसको मिटाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब वहां पे आंदोलन हुआ तो निजाम ने क्या कार्रवाई किया। यहां पे हम लिखते हैं, निजाम ने क्या कार्रवाई किया। निजाम की कार्रवाई। तो निजाम ने क्या किया कि निजाम ने अपने सैनिकों को इस आंदोलन को दबाने के लिए, भेजा, जिसे रजोकार कहा जाता था। यानी कि जो निजाम सेना भेजा था, तो निजाम की सेना को क्या कहा जाता था? रजोकार कहा जाता था। ये जो रजोकार होते थे, ये सांप्रदायिक तथा अत्याचारी थे। देखिए, ये सांप्रदायिक थे, अत्याचारी तो थे ही, साथ में सांप्रदायिक थे। मतलब कि ये धर्म को लेकर के लड़ने वाले थे। ये मुस्लिम धर्म के थे, तो इन्होंने गैर मुसलमानों पे सबसे ज्यादा अत्याचार किया। तो ये लोग आंदोलन दबाने के दरमियान इन्होंने क्या किया? गैर मुसलमानों पर जुल्म किया, हत्या की, बलात्कार किया। ऐसे ये लोग आंदोलन को दबाए। अब एक बात बताइए, भारत के एक क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो भारत सरकार कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाया। तो भारत सरकार ने क्या किया? तो भारत सरकार ने इसे रोकने के
लिए भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य बल भेजा। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य बल भेजा। बात समझता है? ये सैन्य बल निजाम तथा रजाकारों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिए। तो ये लोग जब निजाम और यहाँ के जो रजोकार थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के बाद ये हैदराबाद, इसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। बस समझता है? तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में विलय, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? 1948 में। किस ऑपरेशन के तहत? पोलो के तहत। बस समझता है? और इसमें जो है ये ऑपरेशन पोलो के तहत इसको हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा अगर कि बताइए वो कौन सा रजवाड़ा था जिसे सैन्य बल के आधार पर उसे भारत में मिलाया गया था? तो वो हैदराबाद था। उस ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य बल भेजा था भारत सरकार। बात समझ पाए? तो इस तरीके से हैदराबाद का भारत में क्या हो गया? विलय हो गया। अब हम लोग जानते हैं दूसरा रजवाड़ा मणिपुर, उसने भी बड़ी नाच नचाई थी। बात समझ पाए? तो दूसरा हेडिंग डालिएगा अब मणिपुर का विलय। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानते हैं दूसरा मणिपुर का विलय भारत में। बस समझता है? तो दूसरा हमारा जो है टॉपिक आज का वो है मणिपुर का भारत में विलय। इसका मणिपुर का। चलिए तो हम मणिपुर की कहानी जान लेते हैं कि मणिपुर की क्या कहानी थी। तो देखिए मणिपुर के जो राजा थे उस समय पर, आजादी के समय मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र सिंह। उन्होंने आजादी से कुछ दिन पहले ही भारत सरकार से भारत में रहने का, मतलब कि भारत में विलय के लिए एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किया था, लेकिन बदले में उन्होंने कहा कि हम भारत में ही रहेंगे, लेकिन बदले में हमें एक बात शर्त रखनी है। तो उन्होंने बोला कि क्या शर्त रखनी है? तो वो बोले कि देखिए हम भारत में ही रहेंगे, लेकिन हम भारत में अपनी तरीके से, जैसे सरकार शासन चला रहे हैं, हम राजा हम हैं इस मणिपुर के रजवाड़े का, तो राजा हम ही रहेंगे, शासन हमारा ही चलेगा इस मणिपुर के क्षेत्र में, लेकिन हम भारत में ही रहेंगे। भारत सरकार बोला कोनो दिक्कत ना है, आप रहिए, आराम से रहिए, क्योंकि भारत सरकार जानती थी कि अभी बबुआ जिद कर रहा है, आगे चल के मानिए जाएगा। बात समझ पाए? तो चलिए मणिपुर की कहानी क्या थी। तो यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के राजा, उनका नाम था बोधचंद्र सिंह, ने भारत सरकार से मणिपुर को भारत में विलय के लिए सहमति पत्र पर, विलय पत्र पे नहीं, सहमति पत्र पे, क्योंकि यहां समझौता कर रहे हैं वो, तो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और बदले में मणिपुर में अपना शासन बनाए रखने का वादा
करवाया। उन्होंने भारत सरकार से समझौता किया। उन्होंने कहा हम भारत में ही रहेंगे, हमें भारत से अलग नहीं होना है, हमें पाकिस्तान नहीं जाना है, लेकिन भारत में हम रहेंगे, लेकिन मणिपुर में हमारा ही शासन चलेगा, हम ही वहां का राजा रहेंगे, मतलब वहां पे राजतंत्र रहेगा। भारत सरकार बोला कोनो दिक्कत नहीं, जैसे तुम मानो, पहले तुमको भारत से जाने से रोकेंगे और फिर तुमको भारत में मिलाएंगे। तो भारत सरकार मान गई, बात समझ पाए। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि वहां की जो जनता थी उसने, वहां के जो राजा थे बोध चंद्र सिंह, उन पे दबाव बनाया कि यहाँ पे चुनाव कराया जाए, यहाँ पे विधानमंडल बनाया जाए। बात समझ पाए। तो जनमत दबाव में आकर के बोध चंद्र सिंह ने जून 1948 में, कब, जून 1948 में बोध चंद्र सिंह ने जनता के दबाव में आकर, जनता के दबाव में चुनाव करवाया। बस मत पाए। और इस चुनाव के बाद यह फैसला लिया गया कि मणिपुर में राजतंत्र तो रहेगा लेकिन संवैधानिक राजतंत्र रहेगा। तो इस चुनाव के बाद, इसके बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र लागू हो गया। वहां पे राजतंत्र लागू हो गया। और मणिपुर पहला, भारत का वो पहला भाग था मणिपुर, जहां पे सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव हुआ था। तो यह भी याद रखिएगा कि मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। चुनाव हुआ था। बस समझता है। यानी कि मणिपुर भारत का वो पहला भाग था जहां पे संविधान में लिखे हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वहां पे चुनाव कराया गया था। यानी कि सार्वभौमिक मतलब कि सभी जगह की जनता जो है, केवल मणिपुर में जो चुनाव हो रहा है वहां की सभी जनता वयस्क, जो वहां पे उम्र रखा गया था 21 वर्ष, 21 वर्ष के जो भी व्यक्ति है, केवल क्वालिटी 21 वर्ष होना चाहिए योग्यता, बाकी सब वोट दे सकते हैं 21 वर्ष के जो हो चुके हैं। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली बार मणिपुर में चुनाव हुआ। समझता है। और इसके बाद वहां पे क्या हो गया था, संवैधानिक राजतंत्र लागू हो गया था। इसके तहत वहां पे राजा शासन करेगा, लेकिन वो भी किसके तहत शासन करेगा, तो वो भी संविधान के तहत। तो लिख लीजिए कि संवैधानिक, यहां पे लिख लीजिएगा, यहां हम लिख देते हैं संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है राजा का ही शासन, लेकिन संविधान के अधीन रह के, लेकिन संविधान के अधीन रहकर। यानी कि उस क्षेत्र में राजा ही शासन करेगा, लेकिन संविधान के अंतर्गत रहकर ही वो शासन करेगा। इसको हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। बात समझता है। और इस तरीके से मणिपुर में 1948 तक ऐसी स्थिति बनी हुई थी। फिर वहां का शासन व्यवस्था चल रहा था। मणिपुर के विधानसभा में बातें हो रही थी, कुछ पार्टियां कह रही थी कि हमें मणिपुर को पूर्ण रूप से भारत में मिला लेना चाहिए, तो कुछ पार्टियां इसके खिलाफ रहती थी और ऐसी बातचीत हो रहा था। फिर अचानक से भारत सरकार ने क्या किया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला कांड किया 1949 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक, कहानी यहां से शुरू हुई है, यहां तक पहुंची है। अब हम लोग आगे बात समझते हैं किसके बाद क्या हुआ। तो 1949 में
1949 में भारत सरकार ने बिना मणिपुर विधानसभा से पूछे मणिपुर के राजा पर दबाव बनाकर मणिपुर के राजा पर दबाव बनाकर भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया और मणिपुर को भारत में मिला लिया। तो याद रखिएगा कि मणिपुर को भारत में कब मिलाया गया था? 1949 में। बात समझ पाए? और इसे इस तरीके से मणिपुर में मिला लिया। इस धोखा से ऐसे मणिपुर के लोगों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है और इससे वो लोग काफी नाराज भी हुए थे, मणिपुर के कुछ लोग, और वो नाराजगी आज भी देखने को मिलती है। मणिपुर की जनता हमेशा ये बात कहती है कि भारत सरकार ने हमारे साथ धोखा कर लिया था, ऐसा उन लोगों का कहना होता था। लेकिन भारत सरकार कोई गलत नहीं किया था मेरे अनुसार, क्योंकि भारत संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसी भारत में एक क्षेत्र में राजतंत्र रहेगा, ये सही नहीं है। तो समय के साथ बदलना चाहिए। तो भारत सरकार को जब लगा कि अब मणिपुर को हमें पूर्ण रूप से भारत में मिला लेना चाहिए, तब उन्होंने ये घटना कर दी। 1949 में मणिपुर को भारत में मिला लिया और इस तरीके से मणिपुर का भारत में विलय हो गया। हैदराबाद का भी विलय हम लोग पढ़ लिए थे। तो ये दो रजवाड़ों का विलय पहले चैप्टर में हमको जानना है। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम रजवाड़ों के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग ये भी जान लिए कि किस तरीके से रजवाड़ों की वजह से भारत की एकता और अखंडता खतरे में आ गई थी, चुनौती खड़ी हो गई थी भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। तो अब तीसरा कारण था भारत की एकता और अखंडता बचाने का, जो तीसरा कारण था वो था राज्यों का पुनर्गठन। अब देखिए, बाहरी समस्या से तो निपट लिया गया, भारत का विभाजन हो गया, दंगा फसाद सब कुछ हो गया, रजवाड़ी जो थे उनका भारत में विलय हो गया। अब समस्या ये आ गई कि अब आंतरिक समस्या उत्पन्न हो गई कि भारत के अंदर जो प्रांत है उनके जो सीमा का, उनका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, उनके सीमा का बंटवारा कैसे किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो सीमा का बंटवारा किया था वो सही नहीं किया था। अंग्रेजों का जो बंटवारा का आधार था वो ये था कि अगर उनको किसी क्षेत्र में प्रशासनिक असुविधा होती थी, शासन व्यवस्था चलाने में दिक्कत होती थी, तो उस क्षेत्र को दो भागों में बांट देते थे। या अगर वो कोई क्षेत्र जीत लिए किसी राजा से या किसी से, तो उसको एक अलग प्रांत बना देते थे। या अगर किसी रजवाड़े में जितने क्षेत्र आते थे उस रजवाड़े को एक प्रांत बोल देते थे। उनके प्रांत का गठन करने का तरीका अलग था जो भारतीयों को पसंद नहीं था। तो भारतीयों ने सोचा कि हम आजाद होने के बाद, भारत जब आजाद हो जाएगा तो हम भारत का पुनर्गठन कैसे करेंगे, हम भारत के अंदर राज्यों का पुनर्गठन कैसे करेंगे, राज्यों का सीमा कैसे तय करेंगे। ठीक, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हम भाषा के आधार पे भारत के राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। भारत के राज्यों का सीमा का जो है, सीमा का निर्धारण हम भाषा के आधार पे करेंगे। ये बात 1920 के जो नागपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य जी कर रहे थे, उस नागपुर अधिवेशन में ये बातें कही गई थी कि 1900 जब भारत आजाद हो जाएगा तो हम लोग भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है, राज्यों के सीमा का निर्धारण जो है वो भाषा के आधार पे करेंगे। बात समझ पाए? लेकिन हुआ क्या कि आजादी के बाद जैसा उन लोगों ने आजादी सोचा था कि हमें इस तरीके से आजादी मिलेगी, वैसी आजादी नहीं मिली। भारत की आजादी विभाजन के साथ मिला, भारत में दंगा होने लगा, कई तरीके की, भारत पूरी तरीके से अर्थ व्यर्थ हो चुका था एकदम बुरी तरीके से विभाजन के कारण। और ऐसी स्थिति में अगर भाषा के आधार पे विभाजन किया जाता तो भारत सरकार को भाषा के आधार पे अगर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता, भाषा के आधार पे सीमा का निर्धारण किया जाता, तो भारत सरकार को डर था कि कहीं हम फिर से भारत की एकता और अखंडता खतरे में ना पड़ जाए,
फिर से भारत कई टुकड़ों में ना बंटने के कगार पे पहुंच जाए, क्योंकि अगर भाषा के आधार पे अगर हम लोग भारत के सीमा का बंटवारा करने लगेंगे तो अन्य जो समस्या है सामाजिक आर्थिक, वो समस्या दबने लगेगी। ये उनके अंदर एक डर बन गया था। तो फिर उन्होंने आजादी के बाद जो आजादी से पहले वादा किया था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, वो वादा उन्होंने तोड़ा और वो भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने से मना कर दिए। क्या समझ पाए? इसकी वजह से स्थितियां बिगड़ने लगी। अब इधर ध्यान से समझिएगा हुआ क्या था। तो हेडिंग डालिएगा राज्यों का पुनर्गठन। क्या समझ पाए? एक बार क्लास को हम देख लेते हैं कि सही से हो रहा है कि नहीं। क्लास एकदम ठीक चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि अपने आप मोबाइल बंद हो जाता है, तो फिर हम बोलते रहते इधर, बोलते रहते उधर, सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है, तो इसीलिए बार बार देखना पड़ता है। कोई बात नहीं है, समस्या भले ही कम है लेकिन हौसला मजबूत है और एक न एक दिन हम जीतेंगे जरूर। आप भी जीतिएगा, हम भी जीतेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। तो मामला क्या था, पहले मामला समझते हैं। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज राज्यों का गठन, अंग्रेज राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा, जीते हुए क्षेत्र, प्रशासनिक सुविधा, जीते हुए क्षेत्र, रजवाड़ों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के आधार पर करते थे। अंग्रेज कैसे राज्यों का गठन करते थे, सीमा का निर्धारण कैसे करते थे? तो वो अगर प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से वो विभाजन कर देते थे, या कोई क्षेत्र जीत लिए तो उसे एक अलग प्रांत बना देते थे, या रजवाड़ों में जितने क्षेत्र आते थे उनको मिला करके एक प्रांत बना देते थे। इनके विभाजन करने का तरीका ये था, मतलब सीमा का निर्धारण करने का तरीका ये था, जो भारतीयों को सही नहीं लगता था। भारतीयों को सही नहीं लगता था। हुआ क्या कि 1920 के नागपुर अधिवेशन, ये कांग्रेस का अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। याद रखिएगा, विजय राघवाचारी। इसी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकारा गया था। वो हिस्ट्री का बात है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में यह वादा किया गया कि आजादी के बाद प्रांतों का गठन, प्रांतों का पुनर्गठन भाषाई आधार पे किया जाएगा। भाषाई आधार पर होगा। याद रखिएगा, यह वादा किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में यह वादा किया था कि आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे विजय राघवाचारी। बात समझ पाए? अब देखिए, ये अंग्रेज के समय की बात थी। अब भारत आजाद भी हो गया। अब आजाद हो गया तो आजादी के बाद भारत की स्थिति सही नहीं थी, क्योंकि
आजादी विभाजन के साथ मिला था, क्योंकि आजादी विभाजन के साथ मिला था। जिससे भारत में दंगा आंदोलन का माहौल था। ऐसे में भारत सरकार भाषाई आधार भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से माना किया, क्योंकि उनको डर था, क्योंकि उनको शंका था कि भारत फिर से कई टुकड़ों में बट जाएगा। उनको ऐसा डर था कि भारत की एकता और अखंडता खत्म होने लगेगी, भारत फिर से कई टुकड़ों में कहीं विभाजित ना हो जाए, फिर से आंदोलन ना हो जाए, ऐसा उनको डर था। इसीलिए उन्होंने भारत में, स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने से मना कर दिया। बात समझ पाए? इनकी सरकार का ये फैसला था, ये सरकार का फैसला था, सरकार का फैसला ये था। अब सरकार के इस फैसले से जनता को क्या हुआ? जनता का जवाब। तो देखिए, सरकार के इस फैसले से कई नेता पार्टी सरकार के खिलाफ हो गई, इसका विरोध करना शुरू कर दी। इसका क्या करने लगी? विरोध करना शुरू कर दी। और सबसे ज्यादा विरोध जो पुराना मद्रास क्षेत्र था, पुराना मद्रास कहिए, जो आंध्र प्रदेश का एरिया था, पुराना मद्रास क्षेत्र था, जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे ये क्षेत्र आते थे। तो जो मद्रास था, पुराना मद्रास, उस मद्रास के जो आंध्र क्षेत्र थे, उस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आंदोलन हुआ। और वो उनका कहना था कि उस क्षेत्र को, जो मद्रास का, पुराना मद्रास का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के नाम पर, उसे तेलुगु, क्योंकि उस क्षेत्र में तेलुगु बोलने वाले ज्यादा लोग थे, तो वहां की जनता की मांग थी कि इस क्षेत्र को तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया जाए, आंध्र प्रदेश। ऐसा उनका मांग था, और इसके लिए वहां पर बहुत तेजी से विरोध हुआ। बस समझ पाए? तो लिखेंगे, पुराने मद्रास के क्षेत्रों में तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग होने लगी। बात समझ पाए? पुराने मद्रास के क्षेत्रों में तेलुगु भाषा के आधार पर नए आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग होने लगी। बात समझ पाए? और इस मांग को लेकर के वहां पे भयंकर आंदोलन होने लगे। बात समझ पाए? और अब सरकार सोच रही थी कि हम साला जौना डर से भाषा के आधार पे सीमा का निर्धारण करने से रोके, वो घटना फिर हो गई, आंदोलन होने लगा। सरकार अभी हाँ ना की स्थिति में थी, तभी इस क्षेत्र की, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या हुआ आगे हम लोग जानते हैं, जनता के जवाब में ही।
क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के थे, पोटी श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता पोटी श्रीरामुलु भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बनाने की मांग को लेकर, आंध्र प्रदेश बनाने की मांग को लेकर अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय के लिए अनशन पर बैठ गए। भूख हड़ताल पे बैठ गए और स्थितियां भयानक हो गई। वहां की जनता और अग्रेसिव हो गई क्योंकि उनको जो है पोटी श्रीरामुलु जी के समर्थन मिलने लगा। ये अनिश्चित काल तक अनशन पे बैठ गए। इनकी एक ही मांग थी कि आपने जो वादा किया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, तो आप अब काहे वादा से मुकर रहे हैं? आप हमारे इस क्षेत्र में जो पुरानी मद्रास के ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे तेलुगु भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, तो इस तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश नामक एक नया राज्य का गठन किया जाए। इसी मांग को लेकर के अनशन पे बैठ गए। सरकार अभी हाँ ना की स्थिति में थी। तभी 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और देखिए 56 दिन तक ये भूखे रहे और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब एक बात बताइए, आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र जहां पे आंदोलन का माहौल बना हुआ है और वहां पे एक नेता जो अनशन पे बैठा हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो समझिए वहां की स्थिति कितनी भयानक बनी होगी। जनता एकदम आक्रोशित हो गई, सड़क पर उतरने लगी, सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगी। सरकार भी जो है वहां के पुलिस के फायरिंग हुए, कई लोग जख्मी हुए, कई लोग मारे गए। मतलब स्थिति एकदम भयानक हो गई। आनन फानन में हुआ, देखिए इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952 को। और वहां की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकार को, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे, उनको आनन फानन में दिसंबर 1952 में ही आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा कर दी। अगर वो नहीं करते तो स्थितियां और भयानक होती जाती। तो उन्होंने क्या किया, फिर क्या हुआ कि दिसंबर 1952 में पीएम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर नया राज्य बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कह दिया कि चलिए हम घोषणा कर देते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है वो तेलुगु भाषा के आधार पे, भाषाई आधार पे इसे एक राज्य का गठन कर दिया जाएगा। बस समझता है। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पे गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश को। देखिए 1953 में, देखिए 1952 में ये घोषणा हुई। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ
फिर क्या हुआ, देखिए 1952 में ये घोषणा हुई और 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। आंध्र राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश नहीं ये कहलाया उस समय पर, ये आंध्र राज्य कहलाया 1953 में। और उस समय इसकी राजधानी कुर्नूल किया गया। उस समय इसकी राजधानी कहां थी, कुर्नूल। बात समझ पाए? तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आंध्र राज्य का गठन कब हुआ था, 1953 में। घोषणा कब की गई थी आंध्र तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की, 1952 में। आंध्र राज्य का गठन कब हुआ, 1953 में। उस समय पर यहाँ की राजधानी क्या थी, कुर्नूल। फिर अगर आगे हम पढ़ाएंगे कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, और उस समय पर पूर्ण रूप से भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। उस समय इसकी राजधानी उस समय पर हो गई हैदराबाद। तो हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से ये आंध्र प्रदेश क्या गठन हो गया, आंध्र राज्य का गठन हो गया और वहां का आंदोलन शांत हो गया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, सरकार के ये जो एक्शन लिया, इसका परिणाम क्या देखने को मिला, तो परिणाम यही हुआ कि जब आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने की मांग, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग सरकार मान गई, तो अब पूरे भारत के जगह जगह पे भाषा के आधार पर राज्य के गठन करने की मांगे उठने लगी, जगह जगह पे आंदोलन होने लगा। और भारत सरकार का माथा ठनक गया। अब बोला हम ही क्या करें, हमको लग रहा है कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करेंगे तो भारत की जो है आर्थिक, राजनीतिक, जो भी आर्थिक, धार्मिक, क्या बोलते हैं, सामाजिक, आर्थिक जो और जरूरतें हैं वो दब जाएंगी और भारत की एकता, अखंडता फिर से खतरे में आ जाएंगी, आंदोलन का माहौल बन जाएगा। उनको डर था कि भारत की एकता और अखंडता खतरे में ना पड़ जाए। और इधर देख रहे हैं कि एक से एक दंगा होते जा रहा है। हमारे इधर एगो को शांत करने के लिए फैसला लिए तो भारत के कई क्षेत्रों में आंदोलन होने लगे भाषा के आधार पर गठन करने के लिए। उधर गुजरात में महागुजरात, महाराष्ट्र में अखंड महाराष्ट्र, ऐसे करके आंदोलन होने लगे राज्य, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए। बात समझ पाए? तब सरकार ने क्या निर्णय लिया था। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका परिणाम क्या हुआ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो परिणाम क्या हुआ, सरकार के फैसले का परिणाम क्या हुआ, तो सरकार के इस फैसले से, किस फैसले से, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाने के इस फैसले से भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग होने लगी। यही परिणाम देखने को मिला। सरकार का माथा ठनक गया। सरकार ने क्या किया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। हम जिस दलदल से भारत को बचाना चाहते हैं उसी दलदल में भारत फंसते जा रहा है। हम इसीलिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं कि इससे भारत की स्थिति और भयंकर हो जाएगी, भारत की एकता अखंडता खतरे में आ जाएगी। और वही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत, अगर हम करें तो भी भारत की एकता अखंडता खतरे में आ जाएगी और ना करेंगे तो भी खतरे में आ ही रही है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो सरकार ने क्या किया कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। मतलब कुछ लोगों का एक समूह बनाया और उनसे कहा कि आप लोग देखिए और आप लोग भारत के जांचिए, परखिए, चारों तरफ घूमिए, देखिए कि आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में। कब बनाया था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। और इस आयोग में
3 सदस्य थे। पहला थे फजल अली और ये अध्यक्ष थे। इस आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसीलिए इस आयोग को हम लोग क्या कहते हैं? फजल अली आयोग भी बोलते हैं। फजल अली आयोग भी इस आयोग को बोलते हैं। दूसरे व्यक्ति थे एच.बी. कुंजरू और तीसरे व्यक्ति थे के.पी. परीकर, के.एम. परीकर, के.एम. परीकर। ये 3 लोग जो थे इस फजल अली आयोग में सदस्य थे, जिसमें से फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग को। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में। बात समझ पाए? चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि ये पुनर्गठन आयोग क्यों बना था जी? तो ये क्या कर रहे थे जी? तो ये सरकार को सलाह देंगे कि राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। इसके लिए सरकार को सलाह देंगे, इसके लिए सरकार ने एक आयोग बना दिया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी बोलते हैं। इसका गठन 1953 में हुआ था। इसमें 3 गो सदस्य थे, फजल अली, एच.बी. कुंजरू और के.एम. परीकर। बात समझता है? चलिए, ये आयोग बन गया था। आयोग बनने के बाद क्या हुआ? देखिए, अब समझिए। आयोग बन गया। आयोग ने क्या किया कि 1955 में आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के सीमा का निर्धारण भाषा के आधार पे होना चाहिए। उन्होंने स्वीकारा कि भाषा के आधार पे होना चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसा स्वीकारा? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर नहीं किया जाएगा भाषा के आधार पे तो भारत की एकता अखंडता और खतरे में आ जाएगी, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो भाषा के आधार पे अगर हम लोग जनता की मांग को मान लेंगे, जनता के मांगों को मान लेंगे, अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे तो इससे हमारी भारत की एकता अखंडता कमजोर नहीं होगी बल्कि और मजबूत हो जाएगी, लोकतंत्र और मजबूत हो जाएगा, ये सारी जनता हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? तो इस रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने को कहा गया। बात समझता है? तो भारत सरकार को कहा गया कि आप कीजिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, कोनो दिक्कत नहीं होगा। भारत सरकार कहा ठीक है। तो भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया। कब लाया जी? 1956 में। सरकार देखिए, 1955 में रिपोर्ट आया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। बस समझ पाए? और इस अधिनियम के तहत 14 गो राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बात समझता है? तो ध्यान से समझिएगा, कहां से शुरू किए थे, कहां पे पहुंच गए। सरकार ने जब फैसला लिया कि 1952 में कि कोई बात नहीं है, हम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाने की घोषणा कर दी 1952 में। और 1953 में आंध्र राज्य का निर्माण भी हो गया और उस समय पर वहां की राजधानी कुर्नूल थी। आंध्र प्रदेश अभी नहीं बना था, पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ था इस अधिनियम में। तो इसके बाद जब ये फैसला लिया गया तो इस फैसले से भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो सरकार ने अपने को सलाह लेने के लिए उन्होंने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। उस आयोग में 3 गो सदस्य थे, फजल अली, एच.बी. कुंजरू और एक थे के.एम. परीकर।
इसमें से फजल अली अध्यक्ष थे, इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने देखा, समझा, परखा, उसके बाद 1955 में अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिए, इससे हमारे देश की एकता अखंडता खतरे में नहीं आएगी बल्कि और मजबूत हो जाएगी, लोकतंत्र और मजबूत हो जाएगा, जनता का साथ और हमको मिलेगा। इसके बाद भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया और इस अधिनियम के तहत 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में। और इस अधिनियम के तहत कौ गो राज्य बने थे? 14 गो। कौ गो केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो 6 गो। अब ये कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, अब हम ट्रिक के साथ इसको याद करते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इस 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में याद करते हैं। तो देखिए 14 गो राज्य कौन कौन सा था जी? तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या? आ बीबी, आ बीबी। मान लीजिए कोई एक पति है जो बहुत गुस्सैला है, गुस्सिया गई बा अपना पत्नी से, एकदम खिसियाई बा और कहता आ पत्नी आ बीबी, बुला रहा है अपने बीबी को, आ बीबी। बीबी बेचारी डर गई, कोई बाप रे बापी तो गुस्सियाई है, तो वो चिल्लाने लगी। ये बोला आ बीबी, तो वो बोली ना, फिर बोला जम्मू कश्मीर ना, बोली आ बीबी। जम्मू कश्मीर के एमपी, एक पति था जिसकी पत्नी जम्मू कश्मीर की एमपी थी, बस मत पाए, और वो अपनी पत्नी से बहुत नाराज था। वो बोला आ बीबी जम्मू कश्मीर की एमपी, इधर बुलाया आ बीबी जम्मू कश्मीर की एमपी। अब ये बेचारी डर गई, वो बोली, चिल्लाने लगी माँ, वो बुलाई माँ, उड़ी पंजाब। उसके बाद क्या बोली? उड़ी पंजाब, राज करी के भैया तो यूपी बंगाल, राज के करी यूपी बंगाल। एक ट्रिक है याद करने का। क्या? आ बीबी जम्मू कश्मीर के एमपी, इसके बीबी क्या थी? जम्मू कश्मीर के एमपी। तो कह रहा है आ बीबी जम्मू कश्मीर के एमपी। फिर बेचारी डर गई, चिल्लाने लगी माँ, उड़ी पंजाब और राज करे यूपी बंगाल। ये बोली माँ, उड़ी पंजाब, राज करे यूपी बंगाल। अब देखिए आ से एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए ये भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। उसके बाद अ से हो जाएगा असम, बी से हो जाएगा बिहार, एक बी से हो जाएगा बॉम्बे, जम्मू कश्मीर से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, के से हो जाएगा केरल, एमपी से हो जाएगा मध्य प्रदेश, एम से हो जाएगा मद्रास जो आगे चल करके तमिलनाडु कहलाया, फिर एक एम से हो जाएगा मैसूर जो आगे चल करके कर्नाटक कहलाया, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, पंजाब, राज्य से राजस्थान, यूपी और पश्चिम बंगाल। कब हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 गो राज्य याद हो गया। कैसे? आ बीबी तो जम्मू कश्मीर की एमपी, आ बीबी इधर एक पति है, एगो पति है, उसकी पत्नी जम्मू कश्मीर की एमपी है, तो कह रही है कि वो बुला रहा है आ बीबी जम्मू कश्मीर की एमपी, वो बेचारी डर गई, बोली माँ, उड़ी पंजाब, राज करी अभी यूपी और बंगाल। बस समझ पाए? तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा, चौथा, ऐसे करके ये पूरा 14 राज्य बना और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पे हम लिख दे रहे 6 गो जो यूपी था, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। पहला अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा मणिपुर, 5वां
पांचवा यहां लिख देते हैं, पांचवा त्रिपुरा, छठा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फिर 1971 में पूर्ण राज्य बन गया था। हिमाचल प्रदेश फिर 1971 में पूर्ण राज्य बन गया था। त्रिपुरा मणिपुर 1972 में पूर्ण राज्य बन गया। ये भी 1972 में पूर्ण राज्य बन गया था। तो याद रखिएगा, ये 6 गो केंद्र शासित प्रदेश, ये 14 गो राज्य उस समय पर था। बिहार भी भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य, बॉम्बे भी, जम्मू कश्मीर, ये सारे 14 राज्य जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ये 14 राज्यों का गठन किया गया था। तो याद रहेगा, इस ट्रिक से आपको याद रखना है। बस समझ पाए? चलिए, और इस आयोग के आने के बाद, इस आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद अधिनियम आया। अधिनियम के बाद जो 14 को राज्य बनाया गया, तो इस अधिनियम से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने से परिणाम ये हुआ कि भारत की एकता और अखंडता और मजबूत हो गई, लोकतंत्र मजबूत हो गया, भारत में विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देने लगी, सारे लोग जो है मिलजुल कर एक साथ रहने लगे, भारत के साथ सब लोग खड़े हो गए। ये चीज परिवर्तन देखने को मिला। सरकार जैसी चीज से डरती थी, जो चीज सोच रखी थी, उससे जस्ट उल्टा हुआ और सब कुछ अच्छा हुआ, महादेव की कृपा। बस समझ पाए? तो ये थी हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग और उसके आयोग के द्वारा अधिनियम के तहत बने हुए राज्य। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है मुख्य रूप से यहाँ पे समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी हमें 3 टॉपिक के बारे में जानना है। पहला, महात्मा गांधी का शहादत। यहाँ से भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर के आजाद भारत तक महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी शहादत के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो सरदार पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके योगदान अभी जानेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। बात समझ पाए? तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ट्रिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब हेडिंग डालिएगा आप लोग। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया, लेकिन अभी हमको समाप्त नहीं करना है, अभी हमें कुछ इसमें की पॉइंट भी जानना है, 2-3 लोगों के बारे में जानना है। अब हेडिंग डालिएगा, महात्मा गांधी का शहादत। महात्मा गांधी का शहादत। देखिए, महात्मा गांधी, ये लोग इनको भारत विभाजन का दोषी मानता था। यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे इन्हीं को दोषी मान करके उन्हें मार दिया था, जबकि महात्मा गांधी भारत विभाजन से सबसे ज्यादा दुखी थे। हुआ क्या था कि भारत आजाद हुआ जब 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में जो जश्न का माहौल था, गांधी जी कोनो जश्न के माहौल में शामिल नहीं थे, क्योंकि उन्हें दुख था कि भारत के विभाजन के साथ, भारत की आजादी के साथ भारत का विभाजन हुआ है, और इसमें जो दंगा फसाद हुआ है, उस दंगे फसाद से वो काफी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा आजीवन अहिंसा और सत्य पर को दे दिया, और आज लास्ट में वो भारत की ये दुर्दशा देख रहे हैं कि उनको अफसोस था कि हम अपने सिद्धांत के जो धागे में सभी भारतीयों को नहीं पिरो पाए, हम सत्य और अहिंसा पे पूरे भारतीयों को नहीं लेकर के चल पाए, अंत में हिंसा का रास्ता भारतीयों ने अपना ही लिया, तो ये बात से दुखी थे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कोलकाता में थे, वो भारत के किसी भी जश्न में शामिल नहीं थे, आजादी के किसी भी जश्न में शामिल नहीं थे। वो उस समय पर कहाँ थे? कलकत्ता में थे, और वहां पर विभाजन के कारण हो रहे दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अनशन पर भी बैठा, अनशन पर भी बैठे थे। बात समझता है? गांधी जी जब अनशन पर बैठे तो थोड़ा बहुत बंगाल में स्थितियां सामान्य हुई, कंट्रोल हुआ, लोग जो है हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे, वो थोड़ा सा रुका, मुस्लिम लोग सभी सुरक्षित अपने घर पहुंचे, हिंदू लोग अपने घर पहुंचे। वहां से गांधी जी पहुंचे दिल्ली। तो गांधी जी फिर 1947 में ही गांधी जी कहाँ आ गए?
इसके बाद गांधी जी कलकत्ता से दिल्ली आए और दिल्ली में भी हो रहे दंगे तथा हिंसा को रोकने के लिए जनवरी 1948 में, देखिए दिसंबर 1947 में वो आए थे दिल्ली और जनवरी 1948 में अनशन पर बैठ गए। ये उनका आखिरी अनशन था, ये उनका आखिरी अनशन था। अनशन पर बैठे तो दिल्ली में भी स्थितियां थोड़ा सा सामान्य हुई, वहां पे भी जो है हिंसा रुका, वहां पे जो हिंसा दंगा हो रहा था वो रुका। और गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने एक प्रार्थना सभा बनाया और उस प्रार्थना सभा में हर शाम को वो जा करके लोगों को संबोधित करते थे, भारत को कैसे बेहतर बनाया जाए उसमें बातें करते थे। तो प्रार्थना सभा बनाए थे। तो हुआ क्या था कि गांधी जी जो थे उन्होंने भारत सरकार के से नाराजगी जताया था कि आपने जो है पाकिस्तान के साथ गलत कर रहे हैं, आप अपने वादे पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। भारत पाकिस्तान को जो देय राशि है लगभग 55 करोड़ रुपए वो आप नहीं दिए, वो आप नहीं लौटाए पाकिस्तान को, आपको लौटा देना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो थी वो भारत सरकार के सामने गांधी जी रखे और भारत सरकार मान गए और वो उन्होंने पाकिस्तान की देय राशि चुका दी। इन सभी बातों से काफी नाराज थे जो एक अति जो है एक तरीके से कहिए कट्टरपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे नाथूराम गोडसे। वो गांधी जी के इस बात से दुखी थे। वो भारत विभाजन और पाकिस्तान को जो देय राशि चुकाया था भारत 55 करोड़, इन सबका जिम्मेदार वो गांधी जी को मानता था। और उसने क्या किया कि जब गांधी जी देखिए 30 जनवरी 1948 को गांधी जी बिरला भवन, जिसको आज गांधी स्मृति कहा जाता है, बिरला भवन से शाम को 5 बजे प्रार्थना सभा में जा रहे थे तभी बिरला भवन की सीढ़ी पर ही नाथूराम, इनका क्या नाम था इसका, ये जो कट्टरपंथी था, कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने उन पर 3 गोली चलाई। गांधी जी हाय हे राम कहकर अपना प्राण त्याग दिए। 30 जनवरी को कितनी गोली मारा था 3 गो गोली। कौन मारा था? नाथूराम गोडसे। कहाँ मारा था? बिरला भवन में। उन्होंने अंतिम बार गांधी जी क्या कहे थे? हे राम कह करके उन्होंने क्या कर दिया? अपना प्राण त्याग दिया। इस 30 जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। 30 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्या समझता है? गांधी जी मर गए और गांधी जी जब मर गए पूरे भारत में हाहाकार मच गया, पूरे भारत की आंखें नम थी, क्योंकि गांधी जी एक आम इंसान नहीं थे। वो एक भारत की स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत बड़े योगदान निभाने वाले एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता दिलाने वाले एक बहुत प्रतिष्ठित नेता थे। लाखों लोगों के चहेता थे, ये सबकी आंखें नम थी उस समय पर। बात समझ पाए? उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए इसके बाद क्या, जब गांधी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नाथूराम गोडसे का क्या हुआ
तो 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को और उनके साथ में उसका दोस्त था नारायण आप्टे, उन दोनों को फांसी दे दी गई 15 नवंबर 1949 को। बात समझ पाए? तो इसके बाद क्या हुआ देखिए, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद गांधी जी को दिल्ली के राजघाट पर क्या किया गया? राजघाट पर उनका जो है अंतिम, क्या बोलते हैं, उनका मतलब अंतिम संस्कार किया गया राजघाट पे। बात समझ पाए? और उसी राजघाट पे ही उनका एक आज समाधि स्थल भी बनाया गया है, जहां पे हे राम करके काला कलर का ऐसे बड़ा सा पत्थर जैसा बनाया गया है और वहां पे हे राम लिखा गया है। वो गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट में। बात समझ पाए? वहीं पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था। राजघाट पर इनका अंतिम संस्कार हुआ। बस समझ पाए? इनका अंतिम संस्कार हुआ किस नदी के तट पे? तो यमुना नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पर। बस समझ पाए? इसके बाद गांधी जी का दिल्ली के राजघाट पर इनका अंतिम संस्कार हुआ यमुना नदी के तट पर। बस समझ पाए? चलिए, इसके बाद क्या हुआ कि नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और इसका सहयोगी था नारायण आप्टे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। बस समझता है? तो याद रखिएगा कि 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और इसके सहयोगी नारायण आप्टे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई थी। बस समझता है? तो ये था महात्मा गांधी के शहादत से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बाद एक और महापुरुष थे जिनके बारे में हमें जानना है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगला हेडिंग डालिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। चलिए, तो अगला हेडिंग डालिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के पुनर्निर्माण, भारत के गठन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। राज्यों के रजवाड़ों के भारत में विलय की करने की बात हो या राज्यों का पुनर्गठन करने की बात हो, इन सब में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत ही अहम योगदान था। और इनके साथ में इनके सहयोगी थे वीपी मेनन, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, सरदार पटेल जी को, इन्हीं को कहा जाता है लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है। याद रखिएगा सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें 1928 के बारदौली सत्याग्रह में वहां की महिला ने इन्हें 1928 के बारदौली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी थी। बात समझ पाए? ये भी याद रखिएगा। आज भारत के गुजरात में वहां एक जगह है जिसका नाम है केवड़िया। ना, भारत की एक जगह है केवड़िया।
केवड़िया, गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में नर्मदा नदी के तट पर इनका 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। याद रखिएगा कि गुजरात के केवड़िया जिले में एकता नगर में नर्मदा नदी के तट पर इनका 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके बाद अगर बात करें तो 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया, मरणोपरांत, मर गए थे तब, मरणोपरांत 1991 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था अगर बात करें तो इनकी जन्म हुआ था 15 अक्टूबर, नहीं, हाँ 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। 31 अक्टूबर 1875 को कहा हुआ था जी? तो हुआ था गुजरात में। गुजरात में इनका जन्म कहा हुआ था? गुजरात में नादियाड में, नाडियाड में, गुजरात के नाडियाड में। याद रहेगा, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। ये भारत में आईएएस और आईपीएस के जो है ये बहुत बड़े, क्या बोलते हैं, इनको संरक्षक संत बोला जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के संरक्षक संत भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। बात समझ पाए? देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके रिलेटेड कुछ बातें हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि संविधान सभा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। चलिए, तो इनके योगदान की बात करें तो इनका क्या योगदान था? तो रजवाड़ों के विलय, भारत का पुनर्गठन आदि में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद ये भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। बस समझ पाए? एक बार देख लेते हैं, क्लास सही से चल रहा है ना? हाँ, भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। ये भारत में, ये संविधान में 5 समितियों के अध्यक्ष थे। पहला ये थे मौलिक अधिकार समिति। उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति, जनजाति उप समिति। उसके बाद ना, हाँ, प्रांतीय संविधान समिति। इन 5 समितियों के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कि ये मौलिक अधिकार की उप समिति,
अल्पसंख्यक उप समिति, जनजातीय उप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इन पांचों के ये अध्यक्ष थे। बात समझ पाए? तो इतने सारे हम सरदार पटेल जी के बारे में योगदान और उनके जीवनी के बारे में हम इतनी बातें जानना हमें बहुत जरूरी है। बात समझता है? अब हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तब तक हम इंक डालते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, तो वो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। लेसन 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिसमें हम जानेंगे, देखिए जिसमें हम जानेंगे 1963 में नागालैंड राज्य बना था। बात समझता है? उसके बाद 1972 में 3 गो राज्य बना था, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये 3 गो राज्य बना 1972 में। उसके बाद हम जानेंगे 1987 में 2 गो राज्य बना था। एक बना था अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा बना था मिजोरम। उसके बाद आते हैं तो 2000 में 3 गो राज्य का जन्म हुआ था। झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, झारखंड। एक बना था छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से अलग होकर, और एक यूपी से अलग होकर बना था उत्तराखंड। ये 3 गो राज्य बने थे 2000 में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं उसके बाद, तो 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना। देखिए कितना रोचक बात है कि भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और भारत का अंतिम राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है। तो ये 29 को से 28 को कैसे हो गया? तो देखिए 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर यूटी बना दिया गया। इसीलिए अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। तो प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश और अंतिम राज्य उसका बेटा तेलंगाना। और इस तरीके से इस मुख्य पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो हमारा जो लेसन 1 है, जो पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 का जो लेसन 1 है, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, वो आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। और इसमें हम A to Z सारे पॉइंट को डिस्कस कर दिए हैं। एकदम बेहतर ढंग से हम इसमें एनसीईआरटी को पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग इससे अगले क्लास में इससे रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो में कमेंट आता है, यहाँ पे भी। तो आप लोगों से हम कहते हैं कि अगर आप लोगों का साथ रहा, माता रानी का आशीर्वाद रहा, तो एक न एक दिन ये भी ले लेंगे। तो समय अभी तो मेरे पास नहीं है, असुविधा है, बहुत ज्यादा असुविधा है, बहुत सारे व्यवस्था नहीं है मेरे पास, पर कोई भी नहीं, हिम्मत है, हौसला है और आप लोगों का साथ है, तो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।